हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि MPESB ग्रुप 5 के जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया है तो आप MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सभी लोगों को पता है कि जो MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ रहता है। उसमें मेनली जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी जो है हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। पहले भी 2 क्लासेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर जो है सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। इस लोगो वाला जो एप्लीकेशन रहेगा हमारा, इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इजीली जो PDF है उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सब जो स्टूडेंट्स पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उन सभी को पता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा टफ रहता है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं, पूछा गया है इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड हैबिट बाय एसोसिएटिंग अनप्लीजेंट कंडीशन विथ इट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर हम किसी पेशेंट की जो हैबिट्स हैं, अनवांटेड हैबिट्स हैं, उन्हें क्या करना है, हमें इरेडिकेशन करना है बाय एसोसिएटिंग अनप्लीजेंट कंडीशन, जिसमें हम अनप्लीजेंट कंडीशन अप्लाई करके किसी हैबिट को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं किसी पेशेंट के जो बिहेवियर है उसे चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसी जो टेक्निक जिसे हम यूज़ करते हैं पेशेंट की जो हैबिट्स हैं उन्हें चेंज करने के लिए, और उसमें अनप्लीजेंट कंडीशन हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ बायो फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी इज़ एवर्सिव कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग जो है ये एक प्रकार की बिहेवियर थेरेपी के अंदर आता है। तो बिहेवियर थेरेपी जो है ये यूज़ की जाती है यदि कोई पर्सन है उसकी हैबिट को हमें चेंज कराना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं। और बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो है एवर्सिव कंडीशनिंग जो थेरेपी है इसे यूज़ किया जाता है। थेरेपी को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जब पेशेंट है जिसे अल्कोहल का एडिक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट की जो हैबिट है वो कैसी है, अनवांटेड हैबिट है, और उसे हमें क्या करना है, इरेडिकेशन करना है। तो अब हम उसे इरेडिकेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, अनप्लीजेंट कंडीशन के थ्रू। मतलब एक अल्कोहल एडिक्शन वाला पेशेंट है और उसे हम क्या दे रहे हैं, डायसल्फिराम। तो डायसल्फिराम क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट कंडीशन हो जाएगी, और जो अल्कोहल का एडिक्शन कर रहा है पेशेंट वो क्या है, पेशेंट के लिए अनवांटेड हैबिट है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन वाले पेशेंट को डायसल्फिराम दे रहे हैं ताकि उसकी जो अनवांटेड हैबिट है वो क्या हो, इरेडिकेट हो। तो इस तरीके से जो थेरेपी यूज़ की जाती है जिसमें हम पेशेंट को अनप्लीजेंट कंडीशन में रखते हैं या फिर ऐसी चीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं जो कि पेशेंट के लिए अनप्लीजेंट होती है, तो इस तरीके की जो थेरेपी होती है उसे एवर्सिव कंडीशनिंग कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हैं कि सपोज जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं जो कि थंब सकिंग करते हैं, तो उनके जो थंब रहता है उसमें कुछ भी बिटर टेस्ट, कड़वी चीज़ उनके अंगूठे में लगा देते हैं ताकि वो जब भी थंब सकिंग करेंगे तो उन्हें कड़ा लगेगा। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट की अनवांटेड हैबिट है और उसको अनप्लीजेंट कंडीशन, मतलब अनप्लीजेंट फील करेगा। अगर जैसे ही वो थंब सकिंग करेगा तो उसे मुंह में कड़ा कड़ा लगेगा, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से जो भी उसकी अनवांटेड हैबिट रहेगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इरेडिकेट होने लगेगी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो
अनवांटेड हैबिट है जिसे हम अनप्लीजेंट कंडीशन के द्वारा इरेडिकेट कर रहे हैं। तो ये किस टाइप की थेरेपी से हम करते हैं, तो एवर्सिव कंडीशनिंग जो कि बिहेवियर थेरेपी के अंदर आती है, इसे यूज़ करके हम पेशेंट का जो बिहेवियर है उसे चेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द आइडियल साइज ऑफ ग्रुप थेरेपी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्रुप थेरेपी देते हैं हम पेशेंट को, उसका आइडियल साइज़ कितना रहना चाहिए, कितने मेंबर्स को हम ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 8 to 12 मेंबर्स को, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 to 15 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ 15 to 20 मेंबर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 15 to 25 मेंबर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है ग्रुप थेरेपी का आइडियल साइज़ कितना रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 8 to 12 मेंबर्स। 8 से 12 मेंबर्स जो हैं इन्हें हम लेके ग्रुप थेरेपी में इतने मेंबर्स को हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो ग्रुप थेरेपी रहती है इसमें जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी रहती है वो ये रहता है कि अगर हम ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो जो ग्रुप रहेगा, जिस ग्रुप में जो भी पर्सन्स हैं वो सभी की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ग्रुप बना लिया 8 से 12 लोगों का और उसमें अलग अलग प्रॉब्लम के लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो ऐसा नहीं करना। जब भी हम ग्रुप थेरेपी देते हैं, ऑप्शन में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जो ग्रुप थेरेपी जब भी हम दे रहे हैं तो वो हमें ऐसे लोगों को देना जिनकी जो प्रॉब्लम है वो सेम रहना चाहिए। सपोज़ कि अगर ड्रग एडिक्शन वाले या अल्कोहल एडिक्शन वाले पेशेंट्स हैं, तो जो हम ग्रुप बनाएंगे तो उन सभी की जो प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम सेम रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल रेंज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी ड्यूरिंग ईसीटी इज़। यहाँ पर पूछा गया है जब हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो यहाँ पर उसका जो ड्यूरेशन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर की जाती है उसका कितना ड्यूरेशन हमें देना है। ऑप्शन नंबर ए 0.1 to 0.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 0.6 to 1.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज 0.5 to 2.5 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1.0 to 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें ईसीटी का जो ड्यूरेशन है वो बताना है कि कितना ड्यूरेशन तक हम इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 0.6 to 1.5 सेकेंड। तो यहाँ पर जब भी हम ईसीटी दे रहे हैं पेशेंट को, तो हमें इसका जो ड्यूरेशन है वो याद रखना है। 0.6 से लेके 1.5 सेकेंड तक जो ड्यूरेशन है तब तक हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इन अ साइकेट्रिक सेटअप इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नर्स और पेशेंट के बीच में कन्वर्जेशन होती है जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम साइकेट्रिक सेटअप में पेशेंट से हम क्या कर रहे हैं, जो भी कन्वर्जेशन कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंटरव्यू टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ केस स्टडी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नर्स और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्जेशन होती है साइकेट्रिक सेटअप में और जिसे रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस रिकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोगों ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फ़ाइल भी बनाई होगी, अगर आप बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट रहे होंगे तो वहाँ पर भी आप लोग जो है प्रोसेस रिकॉर्डिंग फिल की होगी आप लोगों ने। तो उसमें हम क्या करते हैं, नर्स और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्जेशन होता है, जो भी हम पेशेंट से बात करते हैं साइकेट्रिक सेटअप में, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, उन्हें फिल करते हैं। तो पूरा कन्वर्जेशन रहता है जिसे हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ क्लाइंट इज़ वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड वन ऑफ द स्टाफ इन द वार्ड इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि एक क्लाइंट या पेशेंट है
जो कि क्या हो रहा है, वेरी अफेक्शनेट, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, अफेक्शनेट हो रहा है किसके प्रति, स्टाफ के प्रति, तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो स्टाफ मेंबर जो भी है उसके प्रति अट्रैक्ट यदि होता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एम्पैथी, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रांसफरेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ काउंटर ट्रांसफरेंस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफरेंस। यदि अगर जब भी हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो जो क्लाइंट और स्टाफ जब साथ में हम काम करते हैं पेशेंट के, तो यदि पेशेंट जो है वो स्टाफ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, उसे लाइक करने लगता है, तो उस कंडीशन को ट्रांसफरेंस कहा जाता है। और यदि इसका जस्ट अपोजिट हो कि जो स्टाफ मेंबर हो वो क्या हो, पेशेंट के प्रति अट्रैक्ट हो या उसे पसंद करने लगे, तो उसे फिर काउंटर ट्रांसफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दो टर्म है, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, ये याद रखना है आप लोगों को। यदि पेशेंट जो है वो स्टाफ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है या अफेक्शनेट हो रहा है तो उसे ट्रांसफरेंस कहेंगे। या फिर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर है वो अगर पेशेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव, अफेक्शनेट या फिर उसे लाइक कर रहा है तो उसे काउंटर ट्रांसफरेंस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आइडेंटिफाई द चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर एज शोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर पूछा गया है कि चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें जो यहाँ पर पूछा गया है कि एक चाइल्ड को इस टाइप का साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा जिसमें जो है इस तरीके से पर्सन जो है वो कैलकुलेट कर रहा है चाइल्ड। फोटोग्राफ में यहाँ पर देख सकते हैं आप 1+1 3 कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरीके का जो डिसऑर्डर रहेगा चाइल्ड में उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी इज डिसफेजिया, ऑप्शन नंबर सी इज इकोलेलिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्राइकोटिलोमेनिया। तो यहाँ पर हमें बताना है ऐसा चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें पर्सन 1+1 को 3 काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ऐसी डिसऑर्डर होता है जिसमें जो चाइल्ड है वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है सही से। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं 1+1 को 3 कैलकुलेट कर रहा है। तो जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस रहते हैं अगर वो करने में जो चाइल्ड है उसे डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। यदि पेशेंट को खाना जो है निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं। इकोलेलिया मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड ट्राइकोटिलोमेनिया मतलब यदि पेशेंट जो अपने हेयर्स को पुल करता है, बालों को खींचता है, तो उसे ट्राइकोटिलोमेनिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी इज प्रिजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी इज मेमोरी डिसऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर डी इज परसेप्शन। तो यहाँ पर हमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बताना है कि यह किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। जो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है ये एक प्रकार का फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होता है। थॉट के डिसऑर्डर्स में आता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो इररिलेटेड वर्ड्स या सेंटेंस जो है वो रिपीट करता है। मतलब जो सेंटेंस बोलेगा उसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जैसे पहले उसने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद बोलेगा कि हम कल घूमने गए थे, फिर उसके बाद फिर सेंटेंस चेंज करके कुछ और सेंटेंस बोलेगा। तो जो मतलब बार बार जो सेंटेंस है वो बोल रहा है लेकिन उनका आपस में कोई जो है रिलेशनशिप नहीं है उन सेंटेंस का। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस पेशेंट रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, तो उसे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। और जो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है ये जो सीजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स में भी देखने को मिलता है। 4A सिम्टम्स जैसा कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑटिस्टिक थिंकिंग,
एम्बीवैलेंस एंड इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, 4 जो है 4A सिम्टम्स रहते हैं सीजोफ्रेनिया के, तो वहाँ पर भी जो है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है ये आप लोगों को याद रखना है, ये थॉट डिसऑर्डर है। और परजर्वेशन जो है ये भी थॉट का ही डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ परजर्वेशन में जो है पेशेंट एक ही वर्ड, अगर हम उससे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका सेम ही आंसर हमें देता है। जैसे अगर हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो उसने बताया राम, फिर उसके बाद हम पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, तो उसका आंसर भी वो हमें यही देगा कि राम। तो इस तरीके से अगर हम कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें सेम ही आंसर करेगा। तो अगर इस टाइप का कोई डिसऑर्डर होता है तो उसे थॉट परजर्वेशन कहा जाता है। मेमोरी डिसऑर्डर जो है, मेमोरी के अंदर अलग से 3 डिसऑर्डर आ जाते हैं, हाइपरमनेशिया, अमनेशिया और पैरामनेशिया। और परसेप्शन के 2 डिसऑर्डर्स रहेंगे, इल्यूशन एंड हेल्यूसिनेशन। तो यहाँ पर हमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज एक्सपीरियंस्ड बाय, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इज विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी इज इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर बी इज सी इज BF स्किनर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, BF स्किनर। जो ऑपरेंट स्किनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग दी गई है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो इवान पावलोव के द्वारा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द थेरेपी इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी थेरेपी है जो कि लर्निंग की थ्योरी पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज लोगोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी इज साइको एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी इज बिहेवियर थेरेपी एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंटरपर्सनल थेरेपी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसी कौन सी थेरेपी है जो कि लर्निंग की थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर थेरेपी। जो बिहेवियर थेरेपी है वो लर्निंग की थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, जैसा कि हमने देखा ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरीज हैं वो भी बिहेवियर थेरेपी के अंदर ही आती हैं। जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड के थ्रू जो है हम पेशेंट का बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसे अगर पेशेंट कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए हम उसे रिवॉर्ड देंगे, और अगर कुछ गलत चीज़ कर रहा है तो उसके लिए हम पनिशमेंट देते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो भी बिहेवियर थेरेपी के अंदर ही आती है, और वो भी जो है लर्निंग की ही थ्योरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा साइकोलॉजी में कि एक पैट वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जिसमें जैसे ही बैल बजती है तो जो पैट रहता है उसके मुंह से सलाइवा जो है वो निकलने लगता है, क्योंकि उसने वो लर्निंग सीख ली होती है कि जैसे ही बैल बजेगी तो उसे खाना मिलेगा। तो ये जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरीज थी वो सारी बिहेवियर थेरेपी के अंदर ही आती हैं, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट्स इफ अ क्लाइंट ऑन मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज फेल्स टू फॉलो द डाइट रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एक पेशेंट है जो कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज जो है पेशेंट को हम दे रहे हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है जो कि डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे इनमें से हमें, यदि हम पेशेंट को मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज दे रहे हैं और हमने उसकी जो डाइट रिस्ट्रिक्शन बताई थी वो पेशेंट लेने में फ़ेल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि पेशेंट को हम मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिकेशन दे रहे हैं, और जो हमने डाइट रेस्ट्रिक्शन पेशेंट को बताया था वो पेशेंट फॉलो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पेशेंट में इनमें से कोई एक साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज अ सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी इज जनरलाइज्ड अर्टिकेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज अ सीवियर मसल स्पाज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीपिटल हेडेक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो साइड इफ़ेक्ट है वो पेशेंट में देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीपिटल हेडेक। तो पेशेंट में जो है साइड इफेक्ट हमें ऑक्सीपिटल हेडेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर हम पेशेंट को दे रहे हैं और हमने पेशेंट को डाइट रेस्ट्रिक्शन का बोला था और पेशेंट ने डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं किया। तो यहाँ पर जो है जिन भी पेशेंट्स को मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दी जाती है उन्हें जो है टायरामिन का जो है डाइट रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है कि पेशेंट को जो टायरामिन है वो नहीं खाना है, या जिस भी फूड में टायरामिन प्रेजेंट होता है मेनली जो है चीज़ में या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें टायरामिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर वाले कंडीशन में हमें कौन सा फूड पेशेंट को नहीं देना है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन में यदि चीज़ आ जाता है, रेड वाइन आ जाता है या डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं तो वो फूड या वो डाइट हम पेशेंट को नहीं देते हैं क्योंकि उसमें टायरामिन होता है और टायरामिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर और इंटेस्टाइन में होता है। और ये जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज है ये एक प्रकार का एंजाइम है, इसे हम क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं। तो ये जो लीवर में भी जो ये एंजाइम प्रेजेंट होता है वहाँ भी ये इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो टायरामिन रहता है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से ये डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है और डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाने की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट में ऑक्सीपिटल हेडेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था डाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से कौन सा साइड इफेक्ट हो रहा है। तो पेशेंट में ऑक्सीपिटल हेडेक हमें देखने को मिलेगा क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को ऑक्सीपिटल हेडेक होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है if a patient is to be discharged from a psychiatric unit with suggested haloperidol therapy as a part of the teaching plan concerning this medication, the nurse should teach the clients to avoid। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिससे डिस्चार्ज किया जा रहा है साइकेट्रिक यूनिट से और हम पेशेंट को हेलोपेरिडोल थेरेपी सजेस्ट करके भेज रहे हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान कंसर्निंग दिस मेडिकेशन, जब हम पेशेंट को इस मेडिकेशन के लिए कंसर्न कर रहे हैं तो नर्स क्या किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एडवाइस देके या पेशेंट को हम टीचिंग देंगे कि आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है इनमें से। ठीक है, तो एक पेशेंट है जिसे हम हेलोपेरिडोल थेरेपी देकर डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पेशेंट को क्या अवॉइड कराना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया स्टेइंग इन द सन, सन में स्टे करने के लिए अवॉइड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज इंजस्टिंग एज्ड चीज़, चीज़ अवॉइड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज टेकिंग मेडिकेशन कंटेनिंग एस्पिरिन, जिन मेडिकेशन में एस्पिरिन हो उन्हें अवॉइड कराना है या फिर रात में ड्राइविंग करने से अवॉइड करने के लिए कहना है। तो यहाँ पर हमें बताना है हेलोपेरिडोल थेरेपी वाले पेशेंट को किस चीज़ से अवॉइड करवाना है हमें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ड्राइविंग एट नाइट। हमें पेशेंट को जो है टीचिंग करना है कि पेशेंट जो है रात में ड्राइव ना करे क्योंकि जो हेलोपेरिडोल है ये एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन होती है और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन को ही हम मेजर ट्रैंक्विलाइज़र भी कहते हैं। मेजर ट्रैंक्विलाइज़र मतलब ये सीडेटिव इफेक्ट शो करती हैं, इसके कारण पेशेंट जो है उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, सीडेशन रहता है पेशेंट में। तो यहाँ पर हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट जो है वो नाइट टाइम में ड्राइविंग ना करे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम इज, लिथियम का थेराप्यूटिक सीरम लेवल कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0.8 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी 0.9 to 1.3 मिली इक्विलीटर पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज 1.2 to 1.9 मिली इक्विलीटर पर लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1 to 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर। पर हमें जो थेराप्यूटिक सीरम लेवल बताना है लिथियम का।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। 0.8 टू 1.2 मिली इक्विलीटर पर लीटर जो रहता है ये थेराप्यूटिक सीरम लेवल रहता है लिथियम का। और यहाँ पर जो है अगर 2 मिली इक्विलीटर पर लीटर से ज़्यादा यदि लिथियम का लेवल हो जाता है तो उसे फिर लिथियम टॉक्सिसिटी में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज्ड फॉर रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड इज़। यहाँ पर पूछा गया है एक पेशेंट है जिसे रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं तो हम पेशेंट के लिए कौन सा मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एमिप्रामाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कार्बामाजेपिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ फ्लूऑक्सेटिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सोडियम वैल्प्रोएट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एमिप्रामाइन। एमिप्रामाइन जो मेडिकेशन है ये मोस्टली यूज़ की जाती है रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स वाले पेशेंट में। एमिप्रामाइन जो है ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के अंदर आता है। फ्लूऑक्सेटिन भी जो है ये भी एंटी डिप्रेसेंट है लेकिन ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेस इनहिबिटर वाली कैटेगरी के अंदर आता है और मोस्ट कॉमनली रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड के लिए एमिप्रामाइन यूज़ की जाती है। कार्बामाजेपिन और सोडियम वैल्प्रोएट ये दोनों ही एंटी मैनिक एजेंट है और मैनिया वाले पेशेंट को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा एमिप्रामाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एन्यूरेसिस यदि पेशेंट चिल्ड्रंस में होता है, एन्यूरेसिस मतलब जो बेड वेटिंग करते हैं छोटे बच्चे उसे एन्यूरेसिस कहा जाता है। तो एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ बेंजोडाइजेपिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सीडेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मोनोअमाइनो ऑक्सीडेस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है एन्यूरेसिस के लिए जो ट्रीट करने के लिए कौन सी मोस्ट कॉमन मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन यूज़ की जाती है एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर जो मेडिकेशन है जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा था एमिप्रामाइन। एमिप्रामाइन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है एन्यूरेसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो आज के वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर जाकर आप ईज़िली जो PDF है उसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।